गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। आज तारीख है 8 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ 30 इम्पोर्टेंट जीके जीएस वाली सीरीज में। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक है, द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है क्या श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, बी में है लाला हरदयाल जी थे, सी में है वीडी सावरकर, या डी मदन लाल ढींगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उससे पहले आप प्रयास कीजिए कि उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़े और आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। अगर संभव हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताइएगा। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन में है ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1927, बी में है लाहौर अधिवेशन 1929, सी में है कलकत्ता अधिवेशन 1928, या डी कराची अधिवेशन 1931। साइमन कमीशन भारत कब आया था? भारत आया था 1928 में, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हो चुका था 1927 में। जब इसका गठन हुआ था तभी मद्रास अधिवेशन में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव को क्या किया गया था? पारित किया गया था। अच्छा, मद्रास अधिवेशन 1927, मद्रास अधिवेशन 1927 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे एम.एन. अंसारी। कौन थे? एम.एन. अंसारी। और ऑप्शन बी में है लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता अधिवेशन 1928, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन 1931 के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास अधिवेशन 1927। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन का आधार किस सिद्धांत को बनाया था? संविधान सभा के गठन का आधार पूछ रहा है। संविधान सभा का गठन क्या प्रत्यक्ष चुनाव था? क्या ऑप्शन बी में है पृथक निर्वाचन था? ऑप्शन सी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था? या डी अप्रत्यक्ष चुनाव था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। कौन सा चुनाव हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। 10 लाख लोगों पर एक मेंबर, कितने लाख? 10 लाख लोगों पर एक मेंबर का चुनाव हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 24 मार्च 1900 कब आया था? 1946 को। 24 मार्च 1946 को कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था भारत। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बाबू वीर कुंवर सिंह, बी में है अमर सिंह, सी में है पीर अली खान, या डी हो जाएगा बख्त खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह बिहार का नेतृत्व जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। और ऑप्शन सी है पीर अली खान। पीर अली खान कहाँ से नेतृत्व किए थे? पटना से। कहाँ से? पटना से नेतृत्व किए थे। अच्छा, अमर सिंह जी कहाँ से नेतृत्व किए थे? वही जगदीशपुर। कहाँ से? जगदीशपुर, जहाँ से वीर कुंवर सिंह जी किए थे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह जी कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो दोनों जगदीशपुर से ही किए थे। लेकिन बिहार का नेतृत्व पूछता है तो क्या आंसर हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह। अच्छा, बख्त खान कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो बख्त खान दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से नेतृत्व किए थे। बख्त खान दिल्ली से नेतृत्व किए थे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का शक्ति देता है? तो क्या अनुच्छेद 5 है, क्या अनुच्छेद 8 है, क्या अनुच्छेद 11 है, या अनुच्छेद 14 है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11, आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता के अधिकार का विनियमन करने और उससे संबंधित कानून को बनाने की पूर्ण शक्ति देता है, अनुच्छेद नंबर 11। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है? दल बदल विरोधी कानून कौन सा है? दल बदल विरोधी कानून क्या 8वीं अनुसूची है, क्या 9वीं अनुसूची है, क्या 10वीं अनुसूची है, या फिर 11वीं अनुसूची है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब की है? ये 52वां संविधान संशोधन 52 CAA 1985। 1985 इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री राजीव गांधी जी, जिनको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिस्टर क्लीन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अच्छा, 8वीं अनुसूची कल हम बताए थे आपको, और 9वीं अनुसूची एवं 11वीं अनुसूची। 8वीं, 9वीं एवं 11वीं अनुसूची, इस तीनों अनुसूची का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये 8वीं, 9वीं और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार के हेतु लौटाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कभी नहीं लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। अच्छा, 1971 से पहले ये चीज संभव था, लेकिन 1971 के बाद यह 1971 में क्या हुआ था कि 24वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 24वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 24वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी नहीं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है? सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति देता है। ऑप्शन ए क्या अनुच्छेद 32 है, बी में है अनुच्छेद 136 है, सी में है अनुच्छेद 143 है, या फिर इसका आंसर डी 226 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 32। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो क्या हो जाएगा? 32, और हाई कोर्ट पूछे तो 226। कौन सा? 226। अच्छा, 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और ये भी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह भी मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 32। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 9 है, या ऑप्शन डी 11 है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, प्रारूप समिति का गठन कब होता है? प्रारूप समिति का गठन होता है
29 अगस्त 1947 को। कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति कब बनता है? 29 अगस्त 1947 को। चलिए तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वाधिक अभ्रक माइका उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? क्षेत्र पूछ रहा है ना, यानी पठार। तो चलिए ऑप्शन ए में है मालवा पठार, बी में है छोटा नागपुर पठार, सी में है मेघालय पठार, या डी दक्कन पठार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइका, या अगर आप स्टेट भी समझ पाते हैं तो आपको पता हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, माइका उत्पादन में अगर स्टेट पूछता है अभ्रक उत्पादन, राज्य क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। माइका उत्पादन, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या है? भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? भारत में का सबसे बड़ा लैगून लेक कौन है? ऑप्शन ए है बुलर झील, बी में है पुलिकट झील, सी में है चिल्का झील, या डी हो जाएगा लोकटक झील। अगर सबसे बड़ा लैगून लेक पूछता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा लैगून लेक कौन सा है? चिल्का झील। और अगर मीठे पानी का पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुलर झील। कौन सा? वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में। हालांकि कहीं कहीं पे आपको देखने का मिलेगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर देखने को मिलता है पुलिकट झील, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में ही है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चिल्का झील। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में है भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? जूट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? ऑप्शन ए बिहार, बी में है आसाम, सी में है पश्चिम बंगाल, या डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और यह केवल जूट का उत्पादन ही नहीं, अगर देखा जाए तो लगभग 60 से 80%, 60 से, हर बार का आंकड़ा थोड़ा सा अलग होता है इसलिए 60 से 80% कहना उचित होगा। भारत के लगभग 60 से 80% जूट का उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। अच्छा, बिहार किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? पैराइट्स। और पैराइट्स बिहार के किस जिला में? रोहतास में। किसमें? रोहतास में। बिहार मखाना उत्पादन में अग्रणी है। किसमें है? बिहार मखाना उत्पादन में अग्रणी है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों को अलग करता है? ऑप्शन में है अंडमान और निकोबार, बी में है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, सी में है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, या डी मध्य अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। और कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है? तो सेंट जॉर्ज चैनल। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ दिमाग में चला जाएगा। केवल 30 दिन तक मेहनत कीजिए, विश्वास कीजिए, आपका जीके जीएस बेहतर होगा। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है?
सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल। और ऑप्शन डी क्या है, मध्य अंडमान एवं दक्षिण अंडमान। मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान को कौन अलग करता है, तो वो है डंकन पास। कौन अलग करता है, डंकन पास। कौन अलग करता है, डंकन पास। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कथन है, ये है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्या ये कथन सही है, बिल्कुल सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। कारण कह रहा है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है, जिसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। या बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही आर गलत, और डी में है ए गलत आर सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, राज्यसभा में वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसका राज्यसभा का मैक्सिमम जो सीट है वो है 250, लेकिन वर्तमान में कितना है, यह 245 है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, एक कमेंट में आप बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जनवरी के प्रारंभ में होता है। ये कथन बिल्कुल सही है, और यह कब हो जाता है, 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। कथन दो है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर जुलाई के प्रारंभ में होता है। बिल्कुल जुलाई के प्रारंभ में ही होता है। कब होता है, 4 जुलाई को। सबसे दूर पूछे तो 4 जुलाई, और सबसे नजदीक पूछे तो 3 जनवरी। अच्छा, अगर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, उसे क्या कहता है, अपसौर। क्या कहता है, अपसौर। और सबसे निकट जब होता है उसे क्या कहता है, उपसौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है ना, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, क्या कोची, क्या चेन्नई, या फिर विशाखापत्तनम। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, क्या मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल है। कोची प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी है। क्या चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह है, नहीं, यही गलत है। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, अपितु यह कौन सा है, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भी प्राकृतिक बंदरगाह है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, सी में है राजेंद्र प्रसाद, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो 1931 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार को क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। क्या आर्टिकल 52 महाभियोग से संबंधित है, क्या आर्टिकल 56 महाभियोग से संबंधित है, या 61, या फिर 72। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है, यूएसए से।
ली गई है। महाभियोग शुरू होने से 14 दिन पहले 14 डेज पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप से सूचित करना होता है। महाभियोग से पहले पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को लिखित रूप में क्या करना होता है, सूचित करना होता है। अच्छा, आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 72 में क्या है, इस तीनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है? बिल्कुल सही बात है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे, उपाध्यक्ष को देते हैं। और कथन दो क्या कह रहा है, लोकसभा का विघटन होने पर भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है। वीवीआई लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लोकसभा का विघटन होने पर भी अध्यक्ष पद पर बना रहता है, अध्यक्ष पद पर बना रहता है? तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है। लोकसभा का विघटन होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नई लोकसभा का प्रथम जो बैठक होता है उससे तुरंत पहले यह क्या होते हैं, यह पद से हटते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 शायद ये पीवाई क्यू है, पिछले टीआरई एग्जाम में भी पूछा गया था। कॉमरेड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, कॉमरेड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है मौलाना आजाद, बी में है मोहम्मद अली, अच्छा इसका पूरा नाम है मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर। कहीं कहीं ये मोहम्मद अली ही रहता है या फिर अली जौहर के नाम से भी ऑप्शन में डाल दिया जाता है। ऑप्शन सी में क्या है, गांधी जी, या डी हो जाएंगे लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जौहर। कौन है, मोहम्मद अली जौहर। अच्छा, ये कांग्रेस समाचार पत्र शुरू कब किया गया था? शुरू किया गया था 1911-12 में। कब शुरू किया गया था? 1911-12 में। हालांकि इंपॉर्टेंट तिथि है साल है 1911, क्योंकि 1911 में ही यह 1911 में ही यह कोलकाता से शुरू की थी। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हीराकुंड, क्या महानदी पर है, क्या भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, क्या टिहरी बांध यमुना पर है, क्या सरदार सरोवर नर्मदा पर है? तो हीराकुंड महानदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, ये बात बिल्कुल सही है। और भाखड़ा नांगल किस पर है? सतलुज पर, ये बात भी सही है। क्या टिहरी यमुना नदी पर है? बिल्कुल नहीं, टिहरी यमुना पर नहीं, बल्कि किस नदी पर है? तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। और किस राज्य में है टिहरी बांध? तो यह है उत्तराखंड में। किस में है टिहरी बांध, किस राज्य में है? उत्तराखंड में स्थित है। और वैसे अगर देखा जाए तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर तो माना ही जाता है, लेकिन इसको एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि टिहरी बांध भागीरथी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर भी है ना, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, इसकी हाइट लगभग 260.5 यानी 260.5 यानी 261 मीटर है, 261 मीटर अप्रोक्सीमेटली है। चलिए देखते हैं आज का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी बांध। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है सच्चिदानंद सिन्हा, सी में है बी एन राव और डी में है एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी कौन थे?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? तो यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष सबको याद रहता है, बट उपाध्यक्ष 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 कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अच्छा, बी.एन. राव कौन थे? बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव है। यह कौन थे? यह थे संवैधानिक सलाहकार। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा यही थे अस्थाई अध्यक्ष। यह कब था? 9 दिसंबर 1946 को। कब था? 9 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, और यह कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 है, फिर से कथन और कारण वाले प्रश्न है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता की व्यवस्था है। हाँ, ये बात सही है। एकल नागरिकता भारत में क्या है? एकल नागरिकता ही तो है। कारण में है, भारतीय संविधान ने यह व्यवस्था यूएसए से ग्रहण की है। क्या कारण सही है? बिल्कुल नहीं। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, बी में है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है। कौन सा है? क्या है? आत्मकथा है। यह मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी में है कनाडा, सी में है आयरलैंड, या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। और इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 36 से 51 में है। किस में है? 36 से 51 में है। और यह लिया कहाँ से गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। अच्छा, आयरलैंड इसे कहाँ से लिया था? तो आयरलैंड इसे स्पेन से लिया था। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। तो चलिए, अच्छा अमेरिका से क्या लिए हैं हम लोग? अमेरिका से जितने न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायालय से संबंधित कार्य है वो सब हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से ही लिए हैं। और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। राष्ट्रपति का पद पूछे तो ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति होंगे यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका से ही लिया गया। बहुत कुछ ऐसा है जो अमेरिका से लिया गया है। सेशन को छोटा रखना रहता है, इसलिए व्याख्या उतना कर नहीं सकते हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं इन सभी से बनने वाले वो सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही आप सभी के समक्ष रख दूंगा। तो अच्छा, कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनः कथन वाले क्वेश्चन है। कथन एक क्या कह रहा है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या ये कथन सही है? क्या कैग जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है? जरा सोचिएगा। कथन दो क्या है? CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी में है केवल दो सही है, सी में एक और दो दोनों सही है, डी न तो एक या न तो दो सही है। तो इसका जो
प्रथम कथन है सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल नहीं। कैग संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यह क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है ना, तो संसद के प्रति यह उत्तरदायी नहीं है। कथन 2 क्या है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अच्छा, सीएजी का विवरण किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 148 से आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 क्या है? कैग है। क्या है? कैग है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का विचार किस क्रांति से प्रेरित माना जाता है ना? किस क्रांति से प्रेरित माना जाता है? भारत में बंधुता कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस की क्रांति, बी में है अमेरिका की क्रांति, सी में है फ्रांसीसी क्रांति, या डी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। डी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति यहाँ कहाँ से आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति। कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से क्या लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अच्छा, रूस के क्रांति से भी हम लोग कुछ लिए हैं। इसका आंसर आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, कथन और कारण वाले प्रश्न फिर से। चलिए देखते हैं कथन क्या कह रहा है? पश्चिम घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यूनेस्को में पश्चिम घाट को शामिल किया गया है। और यह शामिल कब किया गया था? पश्चिम घाट को शामिल कब किया गया था? पश्चिम घाट को शामिल 2012 में शामिल किया गया था। पश्चिम घाट को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2012 में पश्चिम घाट को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कारण क्या कह रहा है? पश्चिम घाट विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। क्या पश्चिम घाट विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो 36 है। कितने हैं? 36, जिसमें भारत में कितने हैं? 4 है। भारत में 4 है। भारत में वो 4 कौन कौन है? सबसे पहला क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट। उसके बाद क्या हो जाएगा? हिमालय। उसके बाद क्या हो जाएगा? हिमालय। उसके बाद क्या हो जाएगा? इंडो बर्मन रीजन। क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा क्या है? सुंडा लैंड। चौथा क्या है? सुंडा लैंड। कौन सा है? सुंडा लैंड। और हिमालय में भी अगर कहा जाए तो पूर्वी हिमालय सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय सबसे ज्यादा हो जाएगा। और तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन भी सही है और कारण भी। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आज का अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कब किया था? पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य कब घोषित किया था? क्या कलकत्ता अधिवेशन 1928 में? नहीं। क्या मद्रास अधिवेशन 1927? बिल्कुल नहीं। क्या लाहौर अधिवेशन 1929? बिल्कुल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आकर के, या फिर ऑप्शन में आने के बाद मेरे द्वारा व्याख्या किया गया हो। कई बार ये क्वेश्चन आया है, लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 30। और आज का ये आखिरी प्रश्न है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शन ए क्या 10 को, बी में है क्या 12 को, सी में क्या 14 को, या डी 15 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कितने सदस्यों को किया जाता है? 12 सदस्यों को। अच्छा, ये 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से यह प्रक्रिया लिया गया है। और
मिस मत कीजिएगा या फिर मिस्टेक मत कीजिएगा। राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश से लिया गया है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना, या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। चलिए देखते हैं आज का। तो ये तो अंतिम प्रश्न था, और आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। होमवर्क क्वेश्चन है, कथन है और एक कारण है। कथन में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बताइएगा आप क्या उच्च न्यायालय। कारण में है, उच्च न्यायालय भारत की एकीकृत न्यायपालिका का हिस्सा है। इसका आंसर आप क्या कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का क्लास कैसा रहा, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मुझे इन कंटेंटों में किस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं निश्चित ही वो प्रयास करूँगा कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए। बस आप प्रतिदिन प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं, 30 से 35 मिनट का ही सेशन होता है। वैसे मैं सेशन को और भी छोटा रखने का कोशिश करूँगा। 30 दिन केवल आप इस क्लास को कीजिए और देखिए कि क्या आपका जीके जीएस बेहतर हुआ है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।